लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ आज मौजूद है एक सक्सेस स्टोरी और एक फैमिली जो पूरी जिसका अगर दूसरा नाम रखा जाए सक्सेस तो उसमें भी कोई मुबालगा नहीं होगा। मैं आज सेंट लुइस के इलाके में मौजूद हूँ जनाब मलिक असफर साहब के साथ। और मलिक असफर साहब पले बड़े हैं कराची में, डाओ में MBBS करने के बाद वो आए यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ चीज़ों से, एक एक पत्ते से, एक एक पेड़ और फूल से उसने सीखा भी है और अपनी छाप भी उस पर रखी है। उसका आप घर देखेंगे तो वो घर किसी रोमांस का शायबा देता है और वो घर देखेंगे तो आपको उमर ख़याम की रुबाइयाँ भी मिलेंगी, तो बहुत सारी तस्वीर भी मिलेंगी, उसमें साथ केन भी मिलेगा, तो सिंधी आर्टिस्ट भी मिलेंगे। तो आज हमने कहा कि सेंट लुइस का कुछ फ़ायदा लें और जनाब असफर मलिक डॉक्टर साहब से हम बात करें। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर असफर मलिक साहब जो है वो जब से जानते हैं अपने आबा व अजदा को, क्योंकि ज़ाती तौर पर लीडर टीवी का ख़याल भी है और हम सब का ये उसूल भी है कि जब तक हम अपने औकात, अपनी सरिश्त और अपने माजी को याद नहीं करेंगे तो बकौल मैनून दरवेश के कि अगर तू माजी को गोली मार देगा तो मुस्तकबिल तुम्हें गोली मार देगा। तो हम माजी भी याद करते हैं, मुस्तकबिल में भी आगे बढ़ते हैं। आए बात करें जनाब मलिक असफर साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी और लीडर टीवी की तरफ से शुक्रिया। और ये एक छोटा सा चैनल है जो पाकिस्तान में जो थोड़े सीरियस चैनल हैं वो बायोग्राफिकल स्केच जो है मुख्तलिफ लोगों के। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपसे सिर्फ ये पूछूँ कि जब तक आपको शऊरी तौर पर आप याद कर सकते हैं दादा परदादा या उसके बाद, तो वो हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या क्या, और फिर मैं आपको ज़ाती तौर पर पूछूंगा। पहले आप अपने आबा व अजदा के बारे में बताएं। अच्छा, मैं ख़ुद तो कराची सिंध में पैदा हुआ था और मेरी सारी ज़िंदगी वहीं गुजरी है कराची में। उससे पहले मेरे वालिदैन जो थे वो बिहार से आए थे, ये पार्टीशन के ज़माने में। मेरे वालिदैन बिहार में, इनकी बड़ी प्रॉमिनेंट फैमिली थी, मलिक के नाम से मशहूर हैं। हमारे एंसेस्टर्स मेरे फादर ने निकाला है तो वो हम इराक़ से आए थे, इराक़ से आए थे। फिर मेरे मलिक बेया जो हैं मशहूर हैं, उनकी हिस्ट्री है, विकिपीडिया में भी है उनका डेटा। वो आए थे इंडिया तो उनको वहाँ से प्रोसिक्यूट किया गया था तो वो गज़नी चले गए थे। गज़नी में वो पैदा हुए, अफ़गानिस्तान, हाँ, गज़नी में पैदा हुए वो। और फिर वहाँ से वो दिल्ली आए एजुकेशन के लिए। फिर उन्होंने तुगलक की आर्मी में कमांडर इन चीफ थे वो। तो उन्होंने बिहार में एक राजा होता था हिंदू, उसने मुसलमान को बहुत प्रोसिक्यूट कर रहा था, तो उस वक्त उन्होंने जाके बिहार को कब्ज़ा किया था उनको। फिर उन्होंने मुसलमान की हालात बेहतर किए वहाँ, और जब से वो फिर बिहार में हमारी फैमिली ओरिजिनेट हुई है तो सारे मलिक जो है ना वहाँ के उसी लाइन से आ रहे हैं। आपके वालिदैन ने बताया कि जब वो मालिक हो गए थे बिहार के और कब्जे वब्जे छुड़ा दिए थे तो पाकिस्तान क्यों आए? पाकिस्तान तो ये तो वो तो मैं बताऊँ, ये 1353 में इन्होंने काम किया था। अच्छा। जो मलिक बेया जो थे, तो ये हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन, ये जो जनरेशन थी मेरे वालिद की, तो मेरी माँ नहीं आई, मेरी मदर नहीं आई पाकिस्तान। मेरे फादर थे अलीगढ़ में, तो वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई पाकिस्तान की। अच्छा, वहाँ उस हिंदुस्तान जी हाँ, हिंदुस्तान की वजह। ये जब मूवमेंट शुरू हुई तो माय फादर वेरी एक्टिव थे इसमें, इसके पाकिस्तान मूवमेंट में। जब पाकिस्तान बना तो उसको जज्बात में वो फिर इधर आए पाकिस्तान। और अब देखें तो बहुत अच्छा था कि आगे फिर उसके बाद उनकी अम्मी से शादी हुई है तो मेरे मामू वगैरह आ गए थे, मगर मेरी वालदा उधर ही नहीं, कि मेरे नाना जो थे ना वो डॉक्टर थे, वो वहीं थे, MBBS डॉक्टर थे। अच्छा, तो ये सरिश्त में मिला है ननियाल से?
تقریباً تو ایکچولی دونوں طرف سے میرے اچھا. چچا ڈاکٹر تھے، سرجن تھے کراچی میں، بہت مشہور کیا سرجن تھے، نام ہے؟ سرجن بریگیڈیئر سرجن ملک. اچھا. یہ آرمی میں ہوتے تھے، یہ اس کا چیف آف شفا تھے ایک زمانے میں. اچھا، یہ جو پی پی این این ایس اے شفا. شفا، ہاں جی ہاں، اس میں. اور ویسے آرتھوپیڈک سرجن تھے، بعد میں بھی وہیں تھے کراچی میں، اور مشہور آرتھوپیڈک سرجن تھے وہ. تو اس کے بعد ادھر سے میرے آف کورس نانیال سے تو سارے ماموں وغیرہ ڈاکٹر قسم کے ہیں لوگ. تو وہی تھا، ہمیں بچپن ہی سے تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر نہیں بنے تو پھر. اور میری والدہ کا ایکچولی یہ تھا کہ وہ چاہتی تھیں ڈاکٹر بنے، مگر وہاں کو ایجوکیشن تھی بہار میں میڈیکل اسکول میں. تو میرے جو نانا نانی تھے کنزرویٹو قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے ان کو ایجوکیشن میں نہیں جانے دیا. تو جب پاکستان بنا تو انہوں نے آلریڈی ماسٹرز کر لیا تھا انڈیا میں. تو میری خالہ جو ان سے چھوٹی والی تھیں، جب پاکستان بنا تو وہ فاطمہ جنہ گئی تھیں. اچھا. تو کو ایجوکیشن کی وجہ سے لڑکی عورتوں کو نا، جیسے اب آپ نے بات کی تھی، عورتوں کو ہم کم از کم سپریس کر کے رکھتے تھے پہلے. اب آدھی آبادی ہاں غلام ہے ہماری. بالکل صحیح کہا آپ نے، پیسے بالکل صحیح کہا، آزادی نہیں ہے ان کو ایک قسم میں. اب بہتر ہو گیا ہے، مگر پھر بھی ابھی بھی وی ہیو ٹو ویز ٹو گو اس میں بھی. ہاں ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر پاکستان پاکستان آ گئے. پاکستان میں تو اسٹرگل کی انہوں نے. آپ کی پیدائش کیا ہے؟ میری 1953. 53 میں. ہاں ہاں. پاکستان سے 6 سال بعد. ہاں 6 سال بعد. میری پیرنٹس کی، ہم کی شادی بھی ہوئی تھی 51 میں، تو وہ پاکستان کے بعد ہی شادی ہوئی. میرے والد آ گئے تھے پہلے، والدہ وہیں تھیں انڈیا میں. جب شادی ہوئی میرے ماموں تھے سی ایس پی تھے، سیکرٹری تھے پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں ایکچولی. تو کیا نام ہے؟ نام بتا دیجیے. رضی الرحمان. رضی الرحمان صاحب ہیں، وہ جو بنگلہ دیش ہے وہاں تھے. وہاں تھے. پھر پاکستان جب بنا تو پھر بنگلہ دیش اور پاکستان کے ڈویژن ہوئے، یہاں آئے. تو بھٹو کے زمانے میں ہی واز سیکرٹری آف 2-4 پوزیشنس تھیں ان کی سیکرٹری کی، اسلام آباد میں تھے وہ. تو ان کی ڈیتھ ہی اسلام آباد میں ہوئی. پھر میرے ایک اور ماموں تھے، وہ چیف آف مارننگ نیوز ہوتا ہے، مارننگ نیوز ایک اخبار تھا، اس کے وہ چیف ایڈیٹر تھے. اچھا، نام بتاتے جائیں. قیوم صاحب، اے ایم اے قیوم صاحب. اچھا. اور میرے ایک ماموں تھے، وہ تھے ڈائریکٹر جنرل تھے ٹی این ٹی کے. اس زمانے میں جو پی ٹی سی اور یہ ہوتا تھا، ہاں ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کا. ہاں ہاں، ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف. بلکہ آپ ان سے ملے نا، اجاز میمن سے. ہاں، وہ ان کے انڈر کام کرتے ہیں. ہاں بہت. تو اس قسم کے سب اس گورنمنٹ کے شعبوں میں تھے لوگ. ایک ماموں میرے ڈاکٹر تھے. تو اس طرح سے کافی لوگ نا وہ پروفیشنل لائن میں تھے. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ بچپن میں ہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر. تو یہ گھر میں تھا، رواج تھا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اچھا. تعلیم کا مطلب زور تھا کافی، ہاں کہ پڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے آگے. میری بہن بھی اسی لیے ڈاکٹر بنی ہوئی ہے، اور بھائی کو بھی امی چاہتی تھیں کچھ کر لیں، میں وہ بھی یہاں امریکہ آ گئے. تو وہ پھر اکاؤنٹ سی پی اے بن گئے، اکاؤنٹنٹ بن گئے. تو آپ نے ابھی پرائمری کہاں پڑھا ہے؟ پرائمری میں نے کراچی میں، تو میں اس میں تھا کینٹ پبلک اسکول میں تھا. اس سے پہلے جیننگس جونیئر جیننگس اسکول، جیننگس ابھی تک ہے وہاں، ابھی تک ہے. جیننگس میں تھا میں. پھر کینٹ پبلک میں گیا، پھر میں کیٹ کالج پٹارو چلا گیا. اچھا، پٹارو میں. پٹارو میں ہاں. آپ کا حساب بنتا ہے ملاقات کا ہمارے محترم صدر پاکستان سے. بالکل بالکل. ہاں ڈاکٹر صاحب، پٹارو کا انتخاب کس نے کیا؟ پٹارو کا انتخاب میرے والدین نے کیا غالباً، کیونکہ میرے فادر نیوی میں ہوتے تھے. اچھا. ہاں. اور کراچی کا ماحول یہ تھا کہ کراچی میں اسکول تو اچھے تھے، مگر کوئی وہ ایکٹیویٹی نا، جیسے گیمز ہوئے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کچھ نہیں ہوتی تھی. زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کلب میں جا کے سوئمنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا اس کو ویل راؤنڈیڈ کرنے کے لیے تم کیڈٹ کالج میں جاؤ، بھیجتے ہیں. وچ واز ڈیفیکلٹ فار دیم نا. مڈل کلاس قسم کے ہم لوگ تو ہوتے تھے، فیس کالج کی اچھی خاصی ہوتی ہیں. تو کیڈٹ کالج کے پٹارو مجھے بھیجا، پھر میں بھائی کو بھیجا، اسی لیے کہ ویل راؤنڈیڈ قسم کی ایجوکیشن ہو ہماری. تو اس لیے
कैडेट कॉलेज की। आप इस वक्त बता सकते हैं कि कैडेट कॉलेज का आपके दिमाग पे असर क्या है? मेरे दिमाग पे उसका बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ है हमें कैडेट कॉलेज। आपको बताऊँ 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो हर सूबे से, हर जगह के लोग आते थे। आप कराची में रहते हैं ना, तो आप वो कराची के लोगों से मिलते हैं, या आपको कुछ सिंध के लोग अब तो माशाल्लाह से आ गए कराची में, इंटीरियर सिंध के सिंधी स्पीकिंग भी आ गए, मतलब मुख्तलिफ जिलों के। हम इंटीरियर नहीं कहते क्योंकि इंटीरियर होता है तो फिर एक्सटीरियर भी होता है। सही कहा, हाँ चले मुख्तलिफ जिलों से, हाँ मुख्तलिफ जिलों से आते हैं। तो अब तो होने लगा है, उस ज़माने में बिल्कुल कराची, वो जो कराची में पैदा बड़ा है वही है। तो बटारों में जो है ना, एक आपका पूरा मुल्क का हर सूबे का बंदा, हर जगह का बंदा आता है। वेरियस कल्चर बिल्कुल। और आपको समझ आती है कि हमें कोई डिफरेंस नहीं होता है कि कौन कहाँ से। मैं यही कहता हूँ लोगों को, जो लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हमें तो सारे दोस्त थे, सिंधी स्पीकिंग, या आप सिंध तो खैर सिंध में था बटारा, उसमें क्या बात है, मगर पंजाब से, पख्तूनिस्तान से, और सब जगह के लोग आते हैं, और सबके साथ एक एज होता है ना। तो एक तो ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये कि बड़ा रेजिमेंटेड था। रेजिमेंटेड का मतलब पढ़ाई के पे बड़ा जोर था, डिसिप्लिन, और पढ़ाई पे बहुत जोर था, और पढ़ाई में आपको एक्सेल करना होता था, और स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करना होता था। तो ऑल राउंडर जो होते हैं ना, जब वो मुझे याद है, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था ऑल राउंडर का, कि इफ़ यू, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और कोई कॉलेज की टीम्स में भी है ना, कोई राइडिंग टीम या किसी स्विमिंग टीम इसमें है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था कि ऑल राउंडर। तो दे वर एनकरेजिंग कि आप ऑल राउंडर हों, आप एक चीज़ में महदूद ना रहें, एक्स्ट्रा करिकुलम में भी आप एक्सेल करें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी था। किस लेवल के ज़ईम थे आप? हर इंसान समझता है, देखिए जहानत तो अल्लाह की दी हुई होती है, मगर जो असली होता है मेहनत। ये आप पूछें कितनी मेहनत के बदले, कितनी मेहनत करते थे, ये कितने मेहनती थे। हाँ मेहनती, मतलब मेहनत में, क्योंकि पढ़ाई पे हमेशा जोर था, तो पढ़ाई की तरफ से हमेशा मेहनती रहे हम। क्या कहते हैं, पढ़ाई में हमेशा तकरीबन हर क्लास में फर्स्ट सेकंड पोजीशन यूजुअली आती थी। कितने लड़के हैं क्लास में? वहाँ थे हमारे सेक्शन में, प्री मेडिकल में हमारे पास थे कोई 32, और पूरे क्लास में थे कोई, आप मल्टीप्लाई 120। अच्छा, 4 क्लास है, 4 क्लास, और 32 एक में है। 32 आपका पहला नंबर या दूसरा नंबर आता है प्री मेडिकल। तो वैसे और लड़के बहुत ज़हीन थे। 120 में वो होता ये था कि प्री मेडिकल अलग था और दूसरे अलग थे, प्री इंजीनियरिंग अलग था। तो मैं प्री मेडिकल में था। उससे पहले जो था ना, वो फिर अप टू 10th क्लास तक हम एक ही, सब लोग एक में होते थे। तो आप 7th में गए थे या 8th में? 8th में गया, 8th में रेगुलर। ज़्यादातर लोग 8th में आते थे। हाँ। 7th में आते थे खाली पी कैडेट्स में होते थे कि कुछ स्टूडेंट्स होते थे, वो प्रिविलेज किस्म के, वो उनको शुरू में लाते थे पी में, विच वाज नोन एज, कुछ बहुत थोड़े से लोग होते थे, उनको लाते थे, तो उनको फिर मर्ज करते थे स्लोली 8th में सबके साथ। तो आप घर कब जाते थे? घर जाते थे हम कभी छुट्टियों पे, या मतलब समर हॉलीडेज में 3-4 महीने मुसलसल उधर रहते? हाँ बिल्कुल, 3-4 महीने इकट्ठा उधर रहते थे। फिर उसके वीकेंड होते, लॉन्ग वीकेंड्स पे जाते थे घर। कभी हमारे पेरेंट्स आ जाया करते थे वीकेंड पे, ड्राइव करके हैदराबाद, 2-2.5 घंटे। हाँ 2-2.5 घंटे की ड्राइव करके। उस जमाने हाईवे तो नहीं होती थी, दूसरी हाईवे होती थी। तो वो आ जाते थे मिलने को, तो पेरेंट्स आते थे, और फिर हम चले आते थे। कभी लॉन्ग वीकेंड को छुट्टी हुई तो हम जाते थे। कोई स्पेशल ओकेजन पे छुट्टी आपको मिल जाती थी, वरना नहीं मिलती थी छुट्टी। भागते थे हैदराबाद भागते थे। वो भी अट्रैक्शन क्या थी? वही भागते नहीं थे, अट्रैक्शन नहीं थी, जाके मूवी देख लिया हैदराबाद में। अच्छा। ठंडी सड़क पे खाना खा लिया, जूस पी लिया, बस। वैसे तो ज़माने में वही बहुत होता था। पकड़े? हाँ पकड़े गए? पकड़े नहीं, पकड़े कभी नहीं। ऐसे कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसमें आदमी नहीं भागने के लिए नहीं इजाज़त लेके जाते। अच्छा, वो बगैर इजाज़त नहीं गया। मैं नहीं गया, कई लड़के करते थे। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मशहूर है। नहीं हाँ, मैंने
ہم نے کبھی نہیں کیا ایسے. اجازت مل جاتی تھی ان سے, کوئی وجہ دے دیں آپ کہ بھائی ہم جا رہے ہیں دوستوں, بڑے آرام سے اجازت مل جاتی تھی. مطلب وہ کئی بچوں میں ہوتا تھا امپلسو ہونا کہ بھاگ جاؤ, ایک ہوتا ہے ریبیلین, وہ ہوتا تھا. نہیں, وہ ہم نے نہیں کیا کبھی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ملتے ہیں.